हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के बारे में, या फिर कह सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स याद हो जाएगी, आई विल गारंटी यू। क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप सारी ड्रग को आसानी से याद कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है हम उसको समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है? तो ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हाइपरटेंशन में दी जाती है किसी भी पेशेंट को। जो भी पेशेंट है वो अगर हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है तो उसे हम ये ड्रग्स देते हैं। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? तो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है हमारी बॉडी की जिसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो जो हमारा ब्लड है वो हमारी आर्टरीज पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी आर्टरीज है और ये यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये जो प्रेशर लगा रहा है हमारी वॉल्स ऑफ आर्टरीज या फिर वेन्स के ऊपर, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट ब्लड प्रेशर का समझ आ गया होगा। अब ब्लड प्रेशर जो है हमारी बॉडी में बढ़ भी सकता है और ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है। तो जब ये प्रेशर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई हाइपरटेंशन। ओके, और जब ये ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है तो हम बोलते हैं इसको लो ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन। ओके, सो हाइपर यानी कि हाई और हाइपो यानी कि लो। सो जब हमारी जो ब्लड प्रेशर है हमारी बॉडी में आर्टरीज या फिर वेन्स के अंदर वो जब बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं उस कंडीशन को हाइपरटेंशन। और जब ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जब हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे ब्लड प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन यहाँ पे हाइपरटेंशन की ड्रग्स के बारे में। वो ड्रग्स हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया है तो वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। आई होप आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं डिटेल में हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के बारे में। तो हाइपोटेंशन में क्या होता है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होगा? मान लो कि हमारी इतनी चौड़ी, इसका जो डायमीटर है वो इतना चौड़ा था ब्लड वेसल का, तो ये क्या हो जाता है? कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ जाता है तो ये इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैसो। वैसो मतलब क्या होता है? वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल। तो जब वैसो और कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट होना यानी कि सिकुड़ना, तो जब ये पहले ब्लड वेसल्स ऐसी थी और अब ये ब्लड वेसल्स इतनी पतली हो गई है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे। तो ऑब्वियसली ब्लड को इतनी जगह मिल रही थी फ्लो करने के लिए, अब ब्लड को सिर्फ इतनी ही जगह मिल रही है, तो यहाँ पे जो है प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा प्रेशर लगाएगा वॉल्स के ऊपर, वो ब्लड है वो। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो हाइपरटेंशन के केसेस में क्या होता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है आसानी से नहीं हो पाता है। अब ये इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हाइपरटेंशन के, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब हम जानते हैं कि हाइपोटेंशन क्या होता है। हाइपोटेंशन में क्या होता है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स नॉर्मली इतनी थी, ठीक है, इसका इतना डायमीटर था ब्लड वेसल का फॉर एग्जांपल, तो ये जो डायमीटर है ये बढ़ के चौड़ा हो जाता है, यानी कि डायलेट हो जाता है। यानी कि ये पहले इतना था फिर ये डायलेट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? वेसो डायलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसो डायलेशन। वेसो यानी कि ब्लड वेसल और डायलेशन यानी कि डायलेट होना, यानी कि चौड़ी होना। ठीक है, या फिर रिलैक्स होना। ठीक है, तब यहाँ पे ब्लड को इतनी जगह मिल रही थी फ्लो करने के लिए, अब यहाँ पे जो है और ज्यादा जगह मिलने लग गई ब्लड को, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे तो प्रेशर नॉर्मल लग रहा था इस यहाँ पे ये वाली वॉल्स पे, पर जैसे ही यहाँ पे वैसो डायलेशन हुआ तो ब्लड का प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज होने लग गया, जिसके कारण ब्लड का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया
ठीक है। तो इस कंडीशन का ये कब होती है, ये वाली कंडीशन होती है हमारी हाइपोटेंशन में। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कब होता है और वैसो डायलेशन कब होता है। ठीक है, जब बीपी बढ़ जाता है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और जब बीपी कम हो जाता है जब वैसो डायलेशन होता है। तो जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जब क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसमें ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है हाइपोटेंशन के केसेस में। सो क्या क्या कॉजेज है हमारे हाइपरटेंशन के, तो इट मे बी ड्यू टू वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जब हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर हम बोले कि जब हमारी ब्लड वेसल्स में वस्कुलर पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी जो नॉर्मल ब्लड वेसल है, जब यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे प्लेग का डेवलपमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस यानी कि कुछ रुकावट आ जाती है, जिससे कि ब्लड नॉर्मली ऐसे फ्लो कर रहा था, यहाँ पे ये प्लेग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो प्लेग या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एथेरोमा भी बोलते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं जब हमारे ब्लड में वस्कुलर रेजिस्टेंस यानी कि वेसल्स का रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट, ब्लड के फ्लो में जब रुकावट होने लग जाती है, जब इस कंडीशन में भी हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। कैसे होगा कि जैसे ब्लड यहाँ पे नॉर्मली फ्लो कर रहा था, यहाँ पे इसको ब्लड को जगह कम मिली, तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ वॉल्स के ऊपर, जिसके कारण की ब्लड वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट बढ़ा, इस वजह से क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया हमारी बॉडी। ठीक है, और दूसरा कारण हो सकता है कि जब यूरिनेशन डिक्रीज हो जाए, ठीक है, जब हमारी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट होना कम हो जाए, जब भी हाइपरटेंशन होता है। कैसे, क्योंकि यूरिनेशन नहीं होगा तो सोडियम का जो रिटेंशन है हमारी बॉडी में वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि सोडियम जो है यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। तो जब यूरिनेशन नहीं होगी तो सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, जिसके कारण भी क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, अब नॉर्मल रेंज क्या होती है हमारी ब्लड प्रेशर की, ये मैं आपको बताना भूल गई। सो नॉर्मल रेंज क्या होती है, 120/80 mm हमारी क्या होती है, नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की। अब जब ये रेंज बढ़ रहा है, ठीक है, ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। तो अगर ये जो लेवल है अगर ये इंक्रीज हो जाए, मान लो कि 140/90 हो जाए, 150/100 हो जाए, तो ये जब होने लग जाए तो क्या होगा, हाइपरटेंशन बोलेंगे हम इसको, जब इसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये हम चेक कैसे करते हैं, हम जो ब्लड प्रेशर की मशीन होती है उससे जनरली जो डॉक्टर्स है वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, और जब ये लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाए, यानी कि 90/60, ठीक है, 80/50, ये वाला जब कम हो जाए ये रेंज, तो हम बोलेंगे कि वो हाइपोटेंशन हो रहा है। ठीक है, किसी भी पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। ओके, सो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की टोटल 5 क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ ट्रिक समझते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ABCDV लिखेंगे। ठीक है, ई की जगह हमें क्या लिखना है, वी लिखना है। ठीक है, सो ABCD एंड वी। ओके, सो अब यहाँ पे ए से क्या हम याद रखेंगे, ACE इनहिबिटर। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी ACE इनहिबिटर। बी क्लासिफिकेशन क्या है हमारी, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारी सी से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। डी से हम याद रखेंगे डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक्स। एंड बी से हम याद रखेंगे वेसो डायलेटर्स। ठीक है, बेसिकली हमको जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उसका मेन एम क्या होता है कि जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है
उससे क्या, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है तो उससे क्या करना, वैसो डायलेशन कर देना। ये ड्रग्स क्या करवाती है, वैसो डायलेशन करवाती है, वेसल्स को क्या करवा कर देती है, डायलेट कर देती है, नॉर्मल कंडीशन में लेके आती है, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो आसानी से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर हो पाए। ठीक है, तो सब ये हमने 5 क्लासिफिकेशन कर ली। अब हम एक एक करके ड्रग्स के नाम को याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी हमारी एसीई इनहिबिटर्स। सो ये है हमारी एसी इनहिबिटर्स की ड्रग्स। ठीक है, अब इसे याद कैसे करना है वो मैं आपको एक बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एसी इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कि ये कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली एसी इनहिबिटर्स क्या करती है, जो एसीई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, जिसे हम जनरली RAAS सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अभी ये ध्यान रख लीजिए, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। ये जो यहाँ पे जैसे कि एंजियोटेंसिन 1 को जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, वो कौन करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करता है। तो जब ये ही इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन पाएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 जब नहीं बन पाएगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो वैसो डायलेशन होगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रहेगी ब्लड वेसल्स। तो इसका ये काम है कि एट द एंड वेसल्स को क्या कर देना, डायलेट कर देना। ठीक है, अब हम इसकी ड्रग्स बहुत ही सिंपल ट्रिक की मदद से समझते हैं। तो ट्रिक ये है कि आपको क्या याद रखना है, ये वाली चीज याद रखनी। तो ये क्या है, कैसे याद रखनी है, ऐसी कैप ए, इसको आप क्या, कैप्टन, आप कैप्टन आपको पता होगा क्या होता है, जो मेन लीडर होता है उसको हम कैप्टन बोलते हैं। तो ऐसी कैप्टन बना ली क्वीन जैसी। तो मान लो कि कोई एक कैप्टन है किसी भी टीम की, ठीक है, तो वो कैसी है, क्वीन जैसी है। ठीक है, सो ऐसी हम बोलते हैं ना कि ऐसी है ये, वो ऐसी वो है। ठीक है, तो वो वाला ऐसी। ठीक है, तो एसी से हम याद रखेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एसीई इनहिबिटर्स। अब कैप्ट से हम याद रखेंगे कैप्टोप्रिल। ठीक है, कैप्टोप्रिल, ये आपना है कि इसमें जनरली प्रिल लगाना है हमको लास्ट में। ठीक है, तो कैप्टेन, ये कैप्टेन की स्पेलिंग ये होती है, बट हम यहाँ पे निमोनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम इन IN की जगह क्या ले रहे हैं, हम EN यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये कंसीडर करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे इन याद रखना है। ठीक है, IN की जगह क्या याद रखना, EN याद रखना। तो ऐसे केप्ट एन बना ली क्वीन जैसी, तो बना से हम याद रखेंगे बेनाजिप्रिल HCl। ठीक है, ये दो आपको याद रखना पड़ेगा कि दो के एंड में हमें क्या लगाना है, HCl है। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। ली से हम याद रखेंगे लिसिनोप्रिल, क्या याद रखेंगे, लिसिनोप्रिल। और क्वीन से हम याद रखेंगे क्वीनोप्रिल, क्वीनोप्रिल NCl। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक हो गई खत्म। तो आपको आई होप याद हो गई होगी ये ट्रिक, बहुत ही इजी ट्रिक है, ऐसी कैप्टन बना ली क्वीन जैसी। तो यहाँ पे हमें याद होगा ACE इनहिबिटर्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स को। सो ये है हमारी बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाकर के ब्लॉक करते हैं। आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो ये जब यहाँ पे जब ड्रग्स ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज है, ठीक है, जितनी भी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज यानी कि जो स्ट्रेस की कंडीशन में जो भी एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटीज डिक्रीज होने लगती है, जिसके कारण जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और क्या होता है, वैसो डायलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था हमारा बीटा ब्लॉकर्स का। ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग को हम याद करते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है बेटा ATM पर पिन डालो।
क्या याद रखना है, बेटा एटीएम पर पिन डालो। ठीक है, अब बेटा से हम क्या याद रखेंगे, बीटा, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब मैं आपको ये बीटा ब्लॉकर्स क्यों ट्रिक के साथ याद करवा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ट्रिक याद है बट आपको यही नहीं पता है कि वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है ट्रिक का याद होना। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको जो नाम है उसका क्लासिफिकेशन का, यानी जो ड्रग्स के नाम है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया। ठीक है, तो बीटा, बेटा से याद रखेंगे बीटा ब्लॉकर्स। एटीएम, हम जब भी एटीएम पर जाते हैं तो जो 4 डिजिट का पिन होता है वो हम डालते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है कि कोई है, यानी कि मान लो कि आपकी मम्मी है, वो आपसे क्या बोल रही है कि बेटा एटीएम पर पिन डालो। ठीक है, एटीएम पे जाके पिन डालो। तो एटीएम, आपको एटी अलग लिखना है और एम अलग लिखना है। अब एटी से आप याद रखेंगे एटीनॉल, क्या याद रखेंगे, एटीनॉल। एम से याद रखेंगे मेटोप्रोलॉल, क्या याद रखेंगे, मेटोप्रोलॉल। पर से याद रखेंगे आप प्रोप्रेनोलॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली ड्रग प्रोप्रेनोलॉल। ठीक है, पिन से याद रखेंगे आप पिंडोलॉल, क्या याद रखेंगे, पिंडोलॉल। और डा को आप ऐसे याद रख लीजिए, ट्रिक का पार्ट नहीं है बट इसको कंप्लीट करने के लिए हमने ये ले लिया। एलओ से याद रखेंगे लॉल, यानी कि सभी के एंड में हमको क्या क्या लगाना है, लॉल लॉल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बीटा ब्लॉकर्स कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉक। सो ये है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो हमारा जैसे कि ब्लड वेसल्स है, तो ये यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये है हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे जो है कहीं मतलब बहुत सारी जगह पे क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये कैल्शियम चैनल क्या करवाते हैं, कैल्शियम की एंट्री करवाते हैं हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये जो चैनल है इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, जिसके कारण कैल्शियम का इन्फ्लक्स यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर यानी कि अंदर आना, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर आना, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लक्स बोलते हैं। तो जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स रुक जाएगा, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। जब भी कैल्शियम अंदर आता है तो क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और क्या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना था तो क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा, यानी कि ब्लड वेसल्स वापस से क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगा। तो ये ड्रग इस तरह से हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है। अब इसकी ड्रग्स को कैसे याद करें, तो इसके लिए आपको याद करना है कल। ठीक है, के आप यहाँ पे सी की जगह के इमेजिन कर लीजिए, कल वो आम निकला फीका और बेकार। हमने आम खाया था कल, वो कैसा था, फीका और बेकार निकला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। कैसे, कल से याद रखेंगे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, वो के बी से हम याद रखेंगे वेराथामिल। एम यानी कि आम से हम याद रखेंगे एम्लोडिपिन। निकला के एन आई से हम याद रखेंगे निफेडिपिन। सी का के एफी से याद रखेंगे हम फेलोडिपिन। और बेकार के बीई से याद रखेंगे हम बिप्रिडिन। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, कल वो आम निकला फीका और बेकार। तो ये आपको समझ आ गई होगी ट्रिक, और याद भी हो गए होंगे क्योंकि बहुत इजी है। इसमें आपको आगे क्या लगाना है, डिपिन डिपिन, फिर पिन, फिर डिपिन। ठीक है, और यहाँ पे आईएल और आईएल लगाना है एंड में। ये आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे आप इनके नाम, तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, और ये ट्रिक जब आप लिख देंगे तो आपको ये सारे याद आ ही जाएंगे एग्जाम में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती है जो कि क्या करती है, यूरिनेशन को इंक्रीज कर देती है। तो यूरिनेशन जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो सोडियम रिटेंशन है हमारी बॉडी में वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। इस तरह से हमारी जो डायूरेटिक ड्रग्स है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है। अब हाइपरटेंशन, ये जो डायूरेटिक्स है बेसिकली इसमें थायराइड वाली ड्रग्स आती है। तो ये बहुत ही इजी, आपको 2 नाम याद रखने हैं। अब आप इसकी ट्रिक जान लीजिए, वैसे तो इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, डी डी एन सी एल दो।
दी यानी कि जो हमारा दीदी हम बोलते हैं, दीदी को हम क्या बोलते हैं, दी जो सिस्टर होती है। सो दी HCl दो, हम दी से क्या बोल रहे हैं कि दीदी HCl दो। तो दी से हम याद रखेंगे डाईयूरेटिक्स, एच से याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स, ठीक है। Cl है, सी से हम याद रखेंगे क्लोरोथाइजाइड्स। तो इसमें दो ड्रग्स आती है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स और क्लोरोथाइजाइड्स, ठीक है। ये हो गई हमारी डायूरेटिक्स की ड्रग्स। अब हम पढ़ते हैं वेसोडाइलेटर्स के बारे में। वेसोडाइलेटर्स क्या होते हैं? वेसोडाइलेटर्स बेसिकली जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, यानी कि चौड़ा कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और अल्टीमेटली ये ट्रीट कर देते हैं हाइपरटेंशन को। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ड्रग्स के नाम, ठीक है। सो ड्रग्स के नाम हम कैसे याद करेंगे? आपको क्या याद रखना है, वो सर ने रजिस्टर में हाय लिखा। क्या याद करना है कि एक सर है, हम वो जो सर है वो सर ने रजिस्टर में क्या लिखा है, हाय लिखा है। रजिस्टर में उन्होंने हाय लिखा है, तो वो से हम वो के वी से याद रखेंगे वैसोडाइलेटर्स। सर के एस से याद रखेंगे सोडियम, और एन से याद रखेंगे नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एक ड्रग का नाम है, ठीक है। रजिस्टर के आर से याद रखेंगे रेजरपाइन। एम से याद रखेंगे हम मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल, ओके। सो हाई एच वाई से याद रखेंगे हम हाइड्रालजीन HCl। क्या याद रखेंगे, हाइड्रालजीन HCl। तो ये हमारी 4 ड्रग्स थी जो वैसोडाइलेटर्स के अंडर आती है और ये भी हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है। तो यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन खत्म हुई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कुछ डाउट है, कुछ भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। ओके, थैंक यू।